नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। यूट्यूब के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर मैं सोनार सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा पहली इकाई का 6वां पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। इसके रचनाकार है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबसे पहले हम रचनाकार इनका परिचय लेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। इसके अलावा वे एक इंजीनियर थे, राजनेता और भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपना बखूबी काम किया है। और वैज्ञानिक होने के नाते भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उन्होंने अपना अनमोल योगदान दिया, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत का शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा या शिक्षक होगा जो कलाम जी के बारे में न जानता हो। विद्यार्थी मित्रों, आज जो हम पाठ लेने वाले हैं ये उनकी लिखी हुई आत्मकथा का एक छोटा सा अंश है, जिसमें उन्होंने अग्नि नामक मिसाइल के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयाँ और इसके लिए वैज्ञानिकों ने किया हुआ अथक परिश्रम इनके बारे में विस्तार से बताया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, कि जहाँ पर मैंने पीले रंग के मार्कर से जो निशान बनाए हैं उन शब्दों के अर्थ मैं आपको बतला दिया करूँगा। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अभी भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। बालासोर यानी हमारे भारत में जो उड़ीसा नाम का राज्य है उसका एक मुख्य शहर है। तो वहाँ पर क्या होने जा रहा था? पृथ्वी उपग्रह का अंतिम परीक्षण। लेकिन इस काम के लिए पूरा 1 साल बचा हुआ था। तो लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उन्होंने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। जैसे बस अड्डा होता है, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, उसी तरह किसी मिसाइल को प्रक्षेपित करने के लिए लॉन्च पैड होता है और उसके अलावा अन्य सुविधाएं भी उन्होंने वहाँ पर स्थापित की थी। यहाँ पर जिस श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र का उल्लेख हुआ है उसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है। और जिस लॉन्च पैड की यहाँ पर बात की गई है तो मिसाइल या अंतरिक्ष यान को जमीन पर लंबवत रूप में लॉन्च किया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। हर भारतवासी को ये तारीख और ये समय ध्यान में रखना चाहिए कि जब पृथ्वी उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया वो तारीख थी 25 फरवरी 1988 और समय था सुबह के 11:23। और ये प्रक्षेपण अत्यंत सफल रहा। इससे लेखक कहते हैं कि रॉकेट के विज्ञान में ये नई क्रांति लाने वाली, एक नए युग का शुरुआत करने वाली युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। भारत के अलावा जो अन्य देश थे वो मानो इस घटना से अवाक हो गए, चकित हो गए। जैसे किसी युवक को अगर नौकरी लग जाती है तो कहा जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वो आत्मनिर्भर हो गया। उसी तरह मिसाइल या उपग्रह बनाने के संदर्भ में भारत अब आत्मनिर्भर अर्थात स्वावलंबी देश बन गया है, ऐसा सभी देशों ने सोचा और मानो वो विचलित हो गए, चकित हो गए। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। ये घटना हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी जिससे हमारे देश का सम्मान बढ़ गया था, क्योंकि अब तक ये काम केवल अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली आदि देश कर रहे थे। अब इसमें हमारे देश का भी नाम जुड़ गया था। यानी मिसाइल के आधार पर देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने का एक नया कदम भारत ने उठाया था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? तो पृथ्वी जैसे 4-5 मिसाइलों का निर्माण अगर हमने स्वदेशी के तौर पर कर लिया तो भारत ताकतवर बन जाएगा क्या? तो यहाँ पर लेखक की सोच है कि नहीं बन पाएगा।
हमें इस क्षेत्र में और भी बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और इसीलिए वो आगे कहते हैं, उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। पृथ्वी के बाद अब अग्नि मिसाइल की बारी थी प्रक्षेपित करने की। यानी अग्नि के रूप में तकनीकी दिशा में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, इस योजना पर हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये हम औरों को दिखा देना चाहते थे। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। तो भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काम तो हमें करना ही होगा। और चाहे उसके लिए भारत में जितने भी संसाधन है, साधन है, उसका प्रयोग हम करेंगे। अर्थात इन साधनों को हम दांव पर लगा देंगे। कुछ पाने के लिए चाहे कुछ भी लगाना पड़े, हम लगा देंगे। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। यहाँ पर एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा बच्चों। अगर किसी विशाल इमारत का निर्माण करना है तो जैसे इंजीनियर और सैकड़ों मजदूर वहाँ पर काम करते हैं, उनकी टीम वहाँ पर काम करती है। यहाँ तो बहुत बड़ा काम करना था, तो अग्नि मिसाइल का निर्माण करने में 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक जुटे हुए थे। क्योंकि ये एक विशाल प्रक्षेपण था, इसके लिए हमें बहुत बड़ा नेटवर्क, एक जाल बुनना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया, अर्थात उसकी तारीख निश्चित की गई। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। यानी उसके बारे में ये अनोखा अभ्यास, अर्थात उसकी प्रैक्टिस होने वाली थी। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान यानी एक शक्तिशाली जो रॉकेट होता है, उसके प्रक्षेपण से बिल्कुल भिन्न मिसाइल का प्रक्षेपण होता है और इसमें सुरक्षा संबंधी कई खतरे होने की संभावना होती है। इसीलिए सारा काम सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां यानी सारी कृतियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस तरह नियोजन बनाया गया था उसी के अनुसार सारा ये कार्यक्रम पूरा हो रहा था। विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह विवाह का कार्यक्रम तो एक दिन का होता है, लेकिन इसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती है। और यहाँ तो हमें अग्नि का प्रक्षेपण करना था और इसीलिए इसकी पूर्व तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो गई थी और सावधानी बरती जा रही थी। अब वो समय भी आ गया जब प्रक्षेपण होने वाला था। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। जब प्रक्षेपण के लिए केवल 14 सेकंड बचे थे तो कंप्यूटर पर मानो एक संदेश सा आया कि किसी उपकरण में कोई गड़बड़ी है, खराबी है, लेकिन उसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, अर्थात कुछ समय के लिए होल्ड यानी उस काम को रोकना पड़ा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। वाकई में ये दुखद बात थी। एक होल्ड नहीं बल्कि बाद में बार बार होल्ड के संकेत आने लगे, रुको रुको, क्योंकि ऐसी स्थिति में मिसाइल का प्रक्षेपण करना खतरनाक साबित हो सकता था। इसीलिए ये प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, अर्थात रोकना पड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ आप जान सकते हो बच्चों, कि अग्नि टीम में जितने भी काम करने वाले वैज्ञानिक या अन्य कर्मचारी थे, सबके सब नाराज़ हो गए। और इसीलिए कलाम जी आगे कहते हैं, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे, यानी उनके दिल को ठेस पहुंची थी और वो दुखी हो गए थे। तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए कलाम जी वहाँ पर पहुँचे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। उन्होंने अपना एक अनुभव बताया। वो कहते हैं, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। ये वो 1979 की घटना के बारे में बता रहे, जिस समय वे SLV परियोजना के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने उस यान को डिज़ाइन किया था, लेकिन जब उसे प्रक्षेपित किया गया तो ये यान बंगाल की खाड़ी में गिरा था। लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई, अर्थात अगले ही वर्ष यानी 1980 में उन्हें इसी काम में सफलता मिली। यानी असफलता मिलने के बाद वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहे, ये उन्हें कहना था। आगे वो कहते हैं, आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है।
वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। तो अग्नि टीम के सदस्यों से वो कह रहे कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस अनुभव से मैं भी गुजर चुका हूँ। तुम्हारी मिसाइल अभी तक तुम्हारे सामने है, तुमने कुछ भी खोया नहीं है। हमारे प्रक्षेपण में जो भी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, हम इसे 1 या 2 हफ्तों में सुधार लेंगे। तो इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। निश्चित रूप से टीम को हिम्मत मिली कलाम जी की इन बातों से। उनकी जो जड़ता की हालत थी, यानी दुखद मनस्थिति थी, उससे वो बाहर निकले और नई आशा और उम्मीद के साथ अपने काम में जुट गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। 10 दिन उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। जो भी त्रुटियां थी वो दूर कर ली गई, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। अरे ये क्या हुआ? जब 10 सेकंड बाकी थे प्रक्षेपण के लिए, तो फिर एक बार कंप्यूटर ने संकेत दिया कि होल्ड करो, यानी कि प्रक्षेपण को रोका जाए। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। यहाँ पर लेखक का ये मानना है कि ये कोई नई बात नहीं है। हम इतना बड़ा काम अगर करने जा रहे हैं तो कभी कभी बार बार त्रुटियां हो जाती है और हमें अपने काम को रोकना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया, अर्थात मार्गदर्शन किया। DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और RCI का मतलब होता है रिसर्च सेंटर इमारत। ये दोनों हमारी भारत की सेना के लिए शस्त्र तैयार करने वाली कंपनियां हैं। इन्हें हम प्रयोगशाला भी कह सकते हैं, जो कि हैदराबाद में है। तो जब कलाम जी मार्गदर्शन कर रहे थे उनका, तो वहाँ पर 2000 सदस्य उपस्थित थे। विद्यार्थी मित्रों, आप भी ज़रा ध्यान से सुनना कि यहाँ पर कलाम जी उन 2000 सदस्यों को क्या कहने जा रहे हैं। उनकी ये बातें हमें भी अपने जीवन में काम आ सकती है। वो कहते हैं, बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यानी वो कहना चाहते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि अग्नि मिसाइल पर काम करने का सुनहरा मौका हमें मिला है। अवसर यानी मौका, तो हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। कभी कभी जीवन में अच्छे अवसर हमें अवश्य मिलते हैं, लेकिन वो अपने साथ क्या लाते हैं? चुनौतियाँ, अर्थात चैलेंज। तो वो कहते हैं हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। वो आदमी ही क्या जो समस्या से हार गया, समस्या हमारे सामने हार जानी चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है, यानी हमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। तो आइए सफलता को लक्ष्य बनाए। हमारा अंतिम ध्येय क्या होना चाहिए? तो केवल सफलता। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। देखो बच्चों, अग्नि मिसाइल का पहला प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को हुआ, जो कि असफल हो गया। उसके ठीक 10 दिन बाद यानी 1 मई 1989 को उसका प्रक्षेपण हुआ, फिर भी वो असफल हो गया और अब उन्हें तीसरी बार उसका प्रक्षेपण करना होगा। तो कलाम जी ने जब उनका मार्गदर्शन किया तो लोग आपस में ये कह रहे थे कि वो वादा करते हैं तो महीना ख़त्म होने से पहले ही वो अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कर ही लेंगे और तभी वो आपस में मिलेंगे, अर्थात इस जगह पर मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी।
वो कहते हैं कि कभी कभी भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण से जुड़ी हुई जो त्रुटियां थी उन पर तो सैकड़ों कर्मचारियों ने मिलकर और लगातार काम करते हुए उसकी त्रुटियां दूर की थी, और जिसके लिए कलाम जी का भी मार्गदर्शन मिल रहा था। अब ये समस्या खत्म हो गई तो दूसरी समस्या पैदा कर दी चक्रवात ने, क्योंकि तब मौसम बिगड़ चुका था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। कभी कभी रेडियो या टेलीविज़न पर मौसम विभाग द्वारा हम जानकारी सुनते हैं कि कहाँ का मौसम कैसा होगा। वहाँ पर भी एक चक्रवात का खतरा उन्हें दिखाई दे रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अग्नि मिसाइल की अगली तारीख जो उन्होंने तय की थी उसके पहले ही ये खतरा उन्हें दिखाई दे रहा था, और इसीलिए जो सभी कार्य केंद्र थे, उपग्रह संचार विभाग था, सब आपस में जुड़े हुए थे और मौसम में हुए परिवर्तन की जानकारी वो ले रहे थे। और आखिर में तो जो 10 मिनट का अंतराल था, जो बीच का समय था, वहाँ पर तो बदले हुए आंकड़ों की बाढ़ सी आ गई। यानी किसी भी स्थिति में तब प्रक्षेपण करना असंभव था। आगे बढ़ते हैं। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। शायद 21 मई की रात थी जब दूसरे दिन प्रक्षेपण होने वाला था। अग्नि टीम के कुछ वैज्ञानिक और कलाम जी उस पूर्णिमा की रात को समुद्र के किनारे खड़े थे, वहाँ का आनंद ले रहे थे। समुद्र में ज्वार आया हुआ था, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और ये लहरें किनारों से टकराकर एक अलग ही ध्वनि पैदा कर रही थी। लेकिन फिर भी जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके दिमाग में एक ही बात मचल रही थी। वो बात क्या थी कि हम कल अग्नि का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक कर पाएंगे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? यही सवाल उनके दिमाग में बार बार उथल पुथल मचा रहा था। लेकिन कोई अब उस पर चर्चा नहीं करना चाहता था। शायद इसलिए कि मानो ये सुंदर रात का जादू या फिर उसका आनंद, उसमें वो बाधा नहीं डालना चाहते थे। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे के.सी. पंत, वो भी वहाँ पर थे। उन्होंने कलाम जी से एक सवाल किया कि कलाम जी, कल हम अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण करने जा रहे हैं और उसमें जो हमें कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, उसका जश्न अर्थात उत्सव मनाने के लिए मुझसे तुम क्या उपहार लोगे? यानी कौन सी भेंट तुम मुझसे चाहोगे? मानो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको एक तसल्ली सी हो गई थी, एक गारंटी सी आ गई थी कि कल का प्रक्षेपण जो होगा वो बिल्कुल सफल होगा, कामयाब होगा। तो रक्षा मंत्री द्वारा पूछे हुए सवाल को लेकर कलाम जी आगे कहते हैं कि यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, मैंने कहा। विद्यार्थी मित्रों, कलाम जी एक महान शख्सियत थे, शांत स्वभाव के धनी थे, संतुष्टि उनका स्थायी भाव था। तो रक्षा मंत्री ने जब उन्हें कोई प्रश्न किया कि तुम कौन सा उपहार चाहोगे मुझसे, तो वो जल्दी उत्तर नहीं दे पाए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे किसी बात की अभिलाषा नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं ऐसी कौन सी चीज़ मांगूं जिससे मुझे और ज़्यादा खुशी मिले। तो उन्होंने क्या मांगा कि आरसीआई अर्थात रिसर्च सेंटर इमारत में वहाँ का जो परिसर है वहाँ लगाने के लिए उन्होंने 1 लाख पौधे मांगे। यहाँ पर एक मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है विद्यार्थी मित्रों कि कलाम जी पर्यावरण प्रेमी थे। 1 लाख पौधे जब बड़े हो जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे, तो पर्यावरण की रक्षा करने में कितनी बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। जैसा कि सबने मिलकर जो पूर्व तैयारी की थी उसके अनुसार
7:10 पर अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए, यानी किसी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण करने के लिए जो मानक होते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें या नियम होते हैं, उनका पूरी तरह से पालन किया गया था। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। मानो इसके पहले हमने बहुत ही बुरा सपना देखा था, क्योंकि 2-3 बार अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में दिक्कतें आई थी, परेशानियां आई थी। अब वो सारी दिक्कतें रफू चक्कर हो गई और हमें सफलता मिली है। तो अब वो दुखद सपने वाली नींद मानो पूरी हो गई और जब हम जागे तो एक खूबसूरत सुबह थी जो हमें बहुत बड़ी खुशी दे रही थी। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। तो यहाँ पर कलाम जी कहना चाहते हैं कि पिछले 5 साल से वो कड़ी मेहनत कर रहे थे और पिछले 5 हफ्तों से तो अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में गड़बड़ियाँ पैदा हो रही थी, खराबियाँ आ रही थी। मानो वो उनके लिए जैसे कोई अग्नि परीक्षा थी, एक कठिन परीक्षा थी। लेकिन इस परीक्षा में वे सब अब उत्तीर्ण हो चुके थे और आखिरकार उन्होंने ये करके दिखा दिया। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। अंत में वो कहते हैं, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। कलाम जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी अगर कोई महान क्षण देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, उनमें से ये एक महान क्षण था, सबसे श्रेष्ठ क्षण था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने अग्नि इस मिसाइल ने 600 सेकंड में भव्य उड़ान भरी थी। मानो उनकी आंखें धन्य धन्य हो गई। हमने हाथ में लिया हुआ कोई कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता, हमें भी चैन नहीं आता बच्चों। उसी तरह इन सभी वैज्ञानिकों ने ये कार्य हाथ में लिया था और ये कार्य जब साक्षात रूप में पूर्ण हुआ तो मानो उनकी सारी थकान पल भर में निकल गई और इतने सालों से जिस काम के लिए वो मेहनत कर रहे थे उसका शानदार नतीजा, यानी एक उत्तम परिणाम उन्हें मिला था। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी इस पाठ से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है। उस काम के प्रति यदि हमारे मन में श्रद्धा हो, लगन हो और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आने के बाद उसका सामना करने की क्षमता हो, तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं होता। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करूँगा कि YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक या सोनार GN के नाम से, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।